हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? कंसंट्रेशन टर्म्स के कुछ लॉजिक पढ़े थे, मतलब कुछ टाइप की कंसंट्रेशन टर्म्स देखी थी। आज हम उसका कुछ इंपॉर्टेंट बाकी बचे हुए कंसंट्रेशन टर्म्स हम पढ़ रहे हैं जो एक्चुअली में यूज आते हैं जब हम कोई भी केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं या फिर कोई भी फिजिकल केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये सारी कंसंट्रेशन टर्म्स एज इट इज आती हैं। तो सबसे पहले कंसंट्रेशन टर्म्स में है मोल फ्रैक्शन। क्या है? मोल फ्रैक्शन। तो व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? तो देखो, अभी तक हमने इससे पहले जितनी भी वो वेट बाय वॉल्यूम पढ़ा हो या मास वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पढ़ा हो या वो वेट बाय वेट पढ़ा हो, सब परसेंट में था। परसेंट इन द सेंस कि आपको कोई भी नंबर दिया हुआ है, आपको क्या करना है, उसको सेंट की फॉर्म में डिवाइड करना है। सेंट इन द सेंस 100। जैसे अगर मैंने आपको 10 नंबर बोला, 10 नंबर बोला, तो आपने 10 को 100 पार्ट्स माना और देन उसका एक पार्ट कितना होगा? वही 10 होगा, 0.10 होगा। आपको मैंने 100 बोला तो इसका एक पार्ट कितना होगा? 1 होगा। 10,000 बोला तो आपने 10,000 को भी 100 पार्ट में डिवाइड करा, ठीक है। लेकिन मोल के रेस्पेक्ट में ये सारी चीजें ज्यादा वर्क नहीं करती है, तो हम मोल के रेस्पेक्ट में क्या करते हैं? मोल फ्रैक्शन से निकालते हैं कि कोई भी जो अगर सॉल्यूशन है उसके अंदर सॉल्यूट भी प्रेजेंट होगा, सॉल्वेंट भी प्रेजेंट होगा, एक से ज्यादा सॉल्यूट भी प्रेजेंट होते हैं, तो उसके अंदर क्या होगा? जितने भी मोल, मतलब मोल का परसेंटेज होगा, तो मोल के परसेंटेज को हम यहाँ पे क्या बोल देते हैं? मोल फ्रैक्शन। कि जितना भी प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर, सोल्यूट, सॉल्वेंट, एक से ज्यादा सॉल्यूट प्रेजेंट है, सबका सब किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा, ठीक है। ये एक्स ए क्या है? जैसे अपन ने सॉलिड और सॉल्वेंट माना, एक्स ए को अपन मान लेते हैं सॉल्यूट, एक्स बी को मान लेते हैं अपन सॉल्वेंट। तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब एक्स ए कैसे निकालेंगे? सिंपल सी बात है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। एक्स बी कैसे निकालेंगे? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स ए इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स बी, या फिर एक्स बी इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स ए, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन हम क्या करते हैं? जितने भी मोल्स प्रेजेंट हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट के, उनका फ्रैक्शन के बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं और उसका सम किसके बराबर करते हैं? हम 1 के बराबर करते हैं। अगर दो से ज्यादा सॉल्यूट हैं तो एक्स ए, एक्स बी, एक्स सी, ऐसे बहुत सारी चीजें आती रहेंगी, ठीक है। फिर आता है हमारे पास मोलेरिटी। जो सबसे ज्यादा यूज होने वाले जो तो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं वो है मोलेरिटी और मोलेलिटी। देखो, इनके नाम में ही थोड़ा बहुत कम वो है कि भाई मोलेरिटी और मोलेलिटी। पहला डिफरेंस आप देखो, मोलेरिटी को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एम से। मोलेलिटी को हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एम से। देखो, तो मोलेरिटी क्या होता है? नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कि किसी भी सॉल्यूट में कितने मोल्स प्रेजेंट हैं अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या लेना है हमें? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी लीटर के अंदर लेना है। किसके अंदर लेना है? लीटर के अंदर लेना है। तो एक क्वेश्चन आता है, जैसे स्टूडेंट क्या करते हैं, 2 या 3 फॉर्मूले इसमें क्या कर लेते हैं? याद कर लेते हैं कि भाई एक है ना ग्राम वाला मतलब ml वाला फॉर्मूला याद कर लो, एक अपना मोल्स वाला फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है। तो देखो, मैं आपको इसकी एक डायरेक्टली चीज बताता हूँ। मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है? किसी का भी मोल्स निकालने से, अगर मैंने Na मान लिया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरे पास? मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला। अब क्या है यहाँ पे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर यहाँ पर ml में दिया हुआ है, अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर यहाँ पर ml में दिया हुआ है, तो मैं ऊपर क्या करूंगा? 1000 से डिवाइड कर दूंगा। क्या कर दूंगा? मैं ऊपर 1000 से डिवाइड कर दूंगा। तो ये मेरा मोलेरिटी का क्या हो जाएगा? एक थोड़ा उसका एडवांस फॉर्मूला हो जाएगा कि ये मोलेरिटी का मेरा एडवांस फॉर्मूला है। आपको ये याद नहीं करना, आपको बस ये पता होना चाहिए मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है। मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको पता ही है, लीटर में है तो एज इट इज लीटर में, और अगर ml के अंदर है तो हम उसको क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लीटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम डिनोट किससे करते हैं? मोलेरिटी को हम m से डिनोट करते हैं। देखो, मोलेरिटी, या फिर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, मोलेरिटी को मैं क्या बोल सकता हूँ? कंसंट्रेशन। क्या बोल सकता हूं मैं? कंसंट्रेशन। मोलेरिटी और कंसंट्रेशन दोनों एक ही टर्म है। अगर कहीं पे अगर आपको इस तरीके का केमिस्ट्री में स्क्वायर ब्रैकेट भी देखने को मिल जाए, इन द सेंस उसका मतलब कंसंट्रेशन ही होता है। फिर आता है मोलेलिटी। मोलेलिटी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से, वही मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन, यहाँ देखो, मास ऑफ सॉल्वेंट है। क्या है ये? मास ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर सॉल्वेंट का मास ले रहे हैं, वो भी केजी के अंदर। अगर वही इसके अंदर ग्राम में दिया होगा तो ऊपर आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा? ये आपका केजी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मोलेरिटी और मोलेलिटी,
इसके अंदर एक तो आप बेसिक रेफरेंस कर सकते हो, ये कैपिटल एम से डिनोट होता है, ये स्मॉल एम से डिनोट होता है, ठीक है। इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आता है, इसमें मास ऑफ सॉल्वेंट आता है, ठीक है। जो सबसे बेसिक क्वेश्चन आता है इन दोनों में से टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन है, कि टेम्परेचर पे डिपेंड कौन करेगा। तो आप नॉर्मल सा लॉजिक लगाओ, यहाँ पर वॉल्यूम है तो देखो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है, जब हम टेम्परेचर घटाते हैं तो वॉल्यूम घटता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, मोलरिटी जो होती है ये कंसंट्रेट मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। और मोलरिटी अब मास है ऑफ सोलवेंट है, अब मास ऑफ सोलवेंट है, अगर 1 kg अगर हमने मास ले रखा है तो आप थोड़ा लॉजिक लगाओ कि 1 kg मास को अगर हम गर्म करेंगे तो क्या वो 2 kg में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं हो सकता। तो मास ऑफ सोलवेंट हमारा एज इट इज ही रहेगा। तो ये मोलरिटी जो होती है, ये वाली जो कंसंट्रेशन टर्म होती है, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। फिर एक आ जाता है नॉर्मेलिटी, इन पे भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए। नॉर्मेलिटी को हम कैपिटल एन से डिनोट करते ही होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं, ये होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, ठीक है। तो हम वहां से क्या निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, ठीक है। और हम इसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से। फिर लास्ट में आता है हमारा पास फॉर्मेलिटी। तो फॉर्मेलिटी का क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉलिड, कि किसी भी सॉलिड का ग्राम फॉर्मूला मास कितना है अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, वो भी लीटर के अंदर। तो देखो इसके अंदर भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर है, इसके अंदर भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर है, इसके अंदर भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर है। बस एक यही ऐसा है जिसके अंदर मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी है। तो यही टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, बाकी सारे के सारे क्या आएंगे, टेम्परेचर डिपेंडेंट आएंगे। देखो नॉर्मेलिटी का हम एक और फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, ये होता है मोलरिटी इनटू एन फैक्टर। अब एन फैक्टर क्या होता है, किसी को नहीं आता तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे H2SO4 लिया है मैंने, ठीक है, तो ये कैसे ब्रेक डाउन होगा, 2H प्लस SO4 2 माइनस, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। देखो मैं H प्लस के बेसिस पे नहीं बता रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि भाई कितने H प्लस हैं वो उस हिसाब से कर देंगे। तो अगर मैं एक कंपाउंड लिख दूँ Na2CO3, अब बताओ इसके अंदर तो H ही नहीं है, लेकिन इसके अंदर एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करोगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 2Na प्लस CO3 2 माइनस, हमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देखने हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। हमें H प्लस, पुराना कंसेप्ट है कि हम H प्लस के बेसिस पे देखते थे, अब एन फैक्टर हमें किसके बेसिस पे देखना है, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे देखना है। तो देखो नॉर्मेलिटी को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, मोलरिटी इनटू एन फैक्टर, उसकी मोलरिटी के साथ एन फैक्टर। सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला फॉर्मूला है वो यही होता है, जहाँ से हम डायरेक्ट निकालते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आपकी सारी की सारी जो मोस्टली कंसंट्रेशन टर्म्स थी वो क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, ठीक, थैंक यू।